टिहरी रियासत 1947 में आजाद नहीं हुई थी, तख्ता पलट हुआ टिहरी रियासत का, तब जाकर के हम फ्रीडम हुए, तब जाके हम भारत के गणतंत्र में शामिल हुए। वो आज भले ही कितना कहें कि उन्हें हरीश रावत जी ने वहाँ चुनाव लड़ने के लिए कहा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। मैदान में आपने एक गली की रोड बना दी तो पूरा मोहल्ला खुश हो गया, क्योंकि हम शासन में रहे, हमें लोगों का काम करना आता है। राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। उस आधार पर हम वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसी आधार पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के काम करने की क्षमता हमारे पास है। बरातघर गाँव में है पर नगर पालिका में बरातघर नहीं है, खेल मैदान गाँव में है पर नगर में बरातघर नहीं है। परेशानी को अगर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा तो मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं है। इतने साल से किसी राजनीतिक पार्टी में अगर हम हैं और हमारी इतनी कुव्वत नहीं है, टिकट पे स्टैब्लिश नहीं कर पाए, तो हमें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। 10 दिन का सत्याग्रह उत्तराखंड में आयोजित हो जाए, मुझे लगता है कि जितने भी बेनकाब लोग हैं उनके सबके नकाब खुल के रह जाएंगे। लोगों के अंदर जो सुचिता और गरिमा राजनीति के प्रति थोड़ा मुझे कम दिखाई। विजनरी आदमी को पहले पूछा जाता था, अब वो पूरे राज्य में खत्म हो चुका है। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई है गुड़गांव हरियाणा वाले से। आप मुझे ये बताइए, रुद्रप्रयाग क्षेत्र के अंदर कर्नाटक जात है, दीक्षित लोग वहाँ रहते हैं, चौधरी वहाँ रहते हैं, मालगुड़ी लोग वहाँ रहते हैं। क्या आपको लगता है प्रवृत्तियां जाते हैं कि रमाई विश्वविद्यालय बने? एक विश्वविद्यालय हमको मिलना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज हमको मिलना चाहिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमको मिलना चाहिए, एक बड़ा खेल का स्टेडियम जैसा धर्मशाला वगैरह हिमाचल में हमको मिलना चाहिए। सबसे नजदीक का हिमालय हमारे पास। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आमना सामना का जो दौर है वो जारी है और हमारे जो विशेष मेहमान आमना सामना में है वो है विजय पाल रावत जी, जो उत्तरकाशी रवाई घाटी से हमारे साथ आते हैं। कई सवाल होंगे और ऐसे भी सवाल होंगे जिसका सामना विजय पाल रावत जी कर पाते हैं या नहीं, ये तो आगे आपको देखने को मिलेगा। पर आमना सामना में तीखे सवाल भी होंगे, वो सवाल होंगे जो शायद अभी तक किसी ने पूछे नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, विजय पाल रावत जी लंबे समय से कांग्रेस दल के साथ जुड़े हुए हैं। 2000 में सदस्यता इन्होंने कांग्रेस की ली, उसके बाद NSUI, यूथ कांग्रेस जैसे अहम पदों में ये रहे हैं। तो विजय पाल रावत जी 2000 से 2024 बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। अपनी पार्टी से मैं आपकी शुरुआत करता हूं जी। वो कांग्रेस जो कभी सत्ता में थी, जो सत्ता के शीर्ष में थी, जिसके मुख्यमंत्री रहे, जिसके MPs रहे, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे सेंटर में, इनकी सेंटरों में सरकारें रही, क्या कुछ बदलाव देखते हैं 2000 और 2024 में आते आते कहां पहुंच गई है कांग्रेस? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि 2002 के अंदर जो राजनीतिक शुचिता और गरिमा इस राज्य के भीतर थी, वो राजनीतिक शुचिता और गरिमा आज नहीं रही है। जो कद तब राजनीतिक नेताओं का जनता के बीच में, या जो सम्मान राजनेताओं का जनता के बीच में होता था, आज वो कहीं ना कहीं छोटा होता दिखाई दे रहा है। हम जब छोटे थे और छात्र राजनीति में प्रभावित थे तो हम हमेशा हेमंत नंदन बहुगुणा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और तमाम तरह के जो हमारे बड़े नेता थे क्षेत्रीय स्तर पे, केसी पंत बोलो, गोविंद बल्लभ पंत बोलो, उनको पढ़ पढ़ के सोचते थे वो कैसे रहे होंगे। ठीक उसी तरह जब हम छात्र जीवन में थे तो हमने नरेंद्र तिवारी जी को देखा है, नरेंद्र तिवारी जी की कार्यशैली को देखा है, नरेंद्र तिवारी जी से मुलाकात की है, उनसे शिक्षित हुए हैं। आज जब हम उस अनुभव को नई पीढ़ी को बताते हैं तो नई पीढ़ी के लिए बिल्कुल वैसा होता है जैसे हमारे लिए HN बहुगुणा जी के किस्से सुनने जैसा होता था। आज हमारे बीच में नई पीढ़ी के लिए अगर कोई सबसे वरिष्ठ नेता हैं तो हरीश रावत जी हैं, भुवन चंद खंडूड़ी जी हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। मैं इसमें किसी दल विशेष की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में जब ये लोग हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो उनकी महत्वता वही रहेगी। हम जब छोटे थे तो हमने बड़कोट के अंदर जो राजनीति सीखी, श्री सकलचंद रावत जी थे, स्वर्गीय सकलचंद रावत जी पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, AICC के मेंबर थे। श्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी थे, जिनको आज उत्तराखंड का चकबंदी का प्रणेता कहा जाता है, जिन्होंने BSc करने के बाद, इलाहाबाद से बड़ी पढ़ाई करने के बाद गांव में प्रधान का चुनाव लड़ा, प्रमुख लड़ा, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, BJP से लोकसभा का चुनाव लड़ा। हमने बुद्धि सिंह रावत जी रहे, जिन्होंने हैजा जैसे बीमारी में समाज सेवा का बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने वहाँ पे जो कुप्रथाएं थी बलि की, वो सब बंद करवाई। उन लोगों का एक दृश्य, विजन और राजनीति करने का तरीका अलग था। और आज जिस तरीके से हम अपने क्षेत्रीय स्तर में भी देखते हैं कि धनबल की राजनीति आ चुकी है। मतलब सिर्फ आप जाइए किसी गांव में, आपकी योग्यता 51,000 1 लाख रुपए देने की होनी चाहिए, आपकी क्षमता किसी को रोड़ा बजरी देने की होनी चाहिए, आपकी क्षमता किसी मंदिर में चांदी चढ़ाने की होनी चाहिए, ठेकेदारी होनी चाहिए, तो आप चीफ गेस्ट हैं। लोगों के अंदर वो सुचिता और गरिमा राजनीति के प्रति थोड़ा मुझे कम दिखाई दे रही है कि यार
विजनरी आदमी को पहले पूछा जाता था, अब वो पूरे राज्य में खत्म हो चुका है। अब तो जो ताकत पे है वही नेता माना जाता है। जो ठेकेदारी देने की ताकत रखता हो, जो पैसे देने की ताकत रखता हो, जो धंधा देने की ताकत रखता हो, उसको नेता माना जाता है। आज नेता की योग्यता उसका पैसा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गोदियाल जी, हिंदुस्तान में ऐसे कितने नेता हैं जो अपने पैसे के लिए नेता जाने गए हैं कि भाई ये नेता था, इसने इतने पैसे कमाए, बहुत बड़ा नेता था। लेकिन आज ये दौर है, अगर किसी नेता ने अपने राजनीतिक जीवन में धन नहीं कमाया, लोग सोचते इसने अपने लिए कुछ नहीं किया। नेता अपने धन के लिए नहीं, अपने फैसलों के लिए जाना जाता है। ये पैटर्न अगर बदल रहा है तो मुझे लगता है कि आने वाली राजनीति के लिए, आने वाले समाज के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। ये आप जनता के लिए के उसमें बोल रहे हैं? नहीं, मैं पूरे 20 साल के भीतर जो परिवर्तन आया है पूरे स्टेट की राजनीति में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है, पूरे स्टेट के अंदर जो परिवर्तन आया है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सवाल ये है, आपने जो बात उठाई है बहुत हद तक, और मुझे लगता है कि 99% ये बात सत्य भी है। आपने कहा कि पैसों के बल पर है, और जो राजनीतिक दल हैं, बड़े दल हैं, जिससे आप भी खुद आते हैं, वहां पर भी हमने इसका तिलिस्म देखा है जी। हमने हमने देखा है कि एक दिन में टिकट हो जाते हैं, और कांग्रेस जिस पार्टी से आप आते हैं वहां तो हमने कैसे टिकट बदलते हुए देखे, हमने खुद देखा है। हमने पहाड़ के नेताओं को प्लेन्स में आते हुए लड़ते हुए देखा है, और ये तो आप खुद इसके आपने ये खुद महसूस किया है। कि एक किस्सा मुझे याद आता है कि जब किशोर उपाध्याय सहसपुर आ जाते हैं लड़ने के लिए, तो सवाल ये मानते हैं इस चीज को कि धनबल जो 2024 में ये यात्रा रही, धनबल प्रभावी रहा दोनों ही राजनीतिक दलों में, या और पार्टियों में तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि और पार्टियों को मौका नहीं मिला, पर दोनों पार्टियों को, जो कांग्रेस रही, भाजपा रही, वहां पर धनबल ज्यादा बढ़ गया। जनता में भी स्वीकारता ये आ गई कि जिस पे जो ज्यादा धन खर्च करेगा हम तो उस पर वोट करेंगे। ऐसा कुछ भी सिनेरियो बदला है? धनबल का तो सीन है ही, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी जो कहीं स्टेट के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में फाइट करती है, सब धनबल के आधार पे चलती है। आजकल सब लैपटॉप मैनेजमेंट हो चुका है, बूथ मैनेजमेंट हो चुका है, शराब का मैनेजमेंट हो चुका है, उसमें कोई दो वाली बात नहीं। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी चिंता मुझे दिखाई देती है कि 2002 की मैं बात करूं, किशोर उपाध्याय जी की बात करूं, 2002 से पहले किशोर उपाध्याय जी राजीव गांधी परिवार में, या राजीव गांधी के कार्यालय में, या राजीव गांधी के कार्य क्षेत्र में, अमेठी में प्रबंधन को संभालते थे, या उनके स्टाफ में बड़ी भूमिका रखते थे। बाद में आईसीसी में अच्छा दखल रखते थे। उनको जब जमीन पर विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका दिया गया तो टिहरी दिया गया, और वे आए, टिहरी में चुनाव लड़े, जीत गए। वही किशोर उपाध्याय समय बदलने के बाद, जब बहुत समय बदल गया, जब वे स्थापित हो गए, वो सहसपुर जिद पे अड़ गए चुनाव लड़ने की। वो आज भले ही कितना कहें कि उन्हें हरीश रावत जी ने वहां चुनाव लड़ने के लिए कहा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मुझे वो शाम याद है जब कांग्रेस भवन के भीतर तमाम टिहरी के लोग हड़ताल पे बैठ गए थे कि किशोर उपाध्याय जी को टिहरी का चुनाव लड़ना चाहिए। और मुझे भी उन्होंने पकड़ा, मेरा भी अपना नाता है उन लोगों से, मिलते जुलते हैं, जाना जाना है, पैतृक गांव भी रहा है। तो मैं जब उनके साथ बैठा हड़ताल पर, मैंने किशोर भाई के कान पे कहा कि मैंने भाई जी आपको टिहरी से चुनाव लड़ना चाहिए, तो उन्होंने घूर के देखा। तो यार ये खुद नहीं चाह रहे थे। खुद क्यों नहीं चाह रहे थे? पहाड़ में पूरी विधानसभा में जितने बूथ हैं उनको घूमने में एक नॉर्मली जो टाइम लगता है वो 1.5 से 2 महीना लगता है, जिसमें आप सिर्फ छू पाते हो लोगों। बिल्कुल सच्चा। उस विधानसभा को आप मैदानी क्षेत्र में 1 दिन में घूम जाते हो। उसके बाद पहाड़ में हर आदमी को आपको ठेका देना है, हर आदमी को आपने विधायक नहीं देनी वरना आपसे नाराज हो जाएगा। मैदान में आपने एक गली की रोड बना दी तो पूरा मोहल्ला खुश हो गया। यहाँ आपके पास ज्यादा ठेकेदारी मांगने आदमी नहीं आता है। वहां पे जो अर्थ है वो उस तरीके से कार्य नहीं करता है जिस तरीके से यहाँ पे करता है। सहसपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, बिल्कुल। सहसपुर में खनन के पट्टे चलते हैं। क्या इतनी बातें लोगों को समझ में नहीं आती कि हमारे बड़े नेता क्यों आज सिर्फ सुरक्षित सीटों की तरफ भाग रहे हैं? वो इसलिए भाग रहे हैं कि एक तो अपनी आयु की वजह से, दूसरा अपने धन के लालच की वजह से, और दूसरा जो पब्लिक डीलिंग आज पहाड़ के आदमी को करनी पड़ती है उसके सापेक्ष मैदानी क्षेत्रों में पब्लिक डीलिंग बहुत कम है। तो इसलिए जो परिवेश बदल रहा है, जो पहाड़ का मोह जब पहाड़ के आदमी का ही खत्म हो रहा है, वो मैदानी क्षेत्रों की तरफ रुख कर रहा है, तो देश की राजनीति जो बदलाव हो रहा हो उत्तराखंड की राजनीति में दुष्परिणाम आने तो स्वाभाविक है। विजय पाल रावत जी, ये अपने आप में बड़ा चीज है, और इतनी बेबाकी से आपने जो बात बोली है, अमूमन बहुत कम लोग होते हैं जितनी बेबाकी से बात बोल पाते हैं। आपने ये सब आपने कहा है कि ये समझना चाहिए
कि अपनी विधानसभा छोड़कर क्यों दूसरी विधानसभा में? मुझे लगता है अमित भाई, अगर राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में अगर हम हैं तो आज हमने क्या जवाब दिया, उसका हम पे क्या असर होता है वो अलग विषय है। लेकिन आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद यही रिकॉर्ड उठाकर आपका कोई अगर मेरी तरह उत्सुक नौजवान राजनीति देखा, उसके लिए ये बड़ी चीज होगी। तो सच बोलना सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी नाते हमें बोलना नहीं चाहिए। सच हमें इसलिए भी बोलना चाहिए कि हम उत्तराखंड के नागरिक हैं। सच हमें इसलिए भी बोलना चाहिए कि हमने अपने आयु के आधे से ज्यादा वर्ष इस राजनीति में खर्च कर दिए हैं। सच हमें इसलिए भी बोलना चाहिए कि जिन सवालों को मंचों से बार बार उठाते हैं, जैसे उत्तराखंड की अस्मिता की बात करते हैं, पहाड़ की बात करते हैं, इसके संस्कृति की बात करते हैं, उस पर अगर निष्पक्ष राय अगर हम मीडिया के सामने नहीं कहेंगे तो किसके सामने कहेंगे? आज इस बात को आप और हम दोनों की इस वार्तालाप को कौन सुन रहा है? मेरी पार्टी के नेता सुन रहे हैं? क्या सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता सुन रहे हैं? आज जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो इस देश की धार्मिक और भावनाओं से जुड़ा व्यक्ति है, जो सोचता है कि उत्तराखंड एक धार्मिक राज्य है, धार्मिक प्रदेश है, पहाड़ी लोग हैं, सीधे साधे होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, वो लोग सुन रहे हैं। तो उनकी जन भावना के अनुरूप सच बात कहना और सीधी बात कहना बड़ा जरूरी है आज की तारीख। अच्छा, तो सीधे अब इसमें आमना सामना का जो एक दूसरा लेवल है, दूसरा चरण में आता हूँ। विजय पदावत जी, जब भी कोई विपक्ष में रहता है तो वो मीठी गोली देने में बड़ा माहिर होता है। हाँ, ये मैंने देखा और आप तो मैं खुद साक्षात्कार भी किया होगा, आपने खुद महसूस किया होगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही और इसे सुनेंगे लोग तो बड़े आपको बोलेंगे कि विजय पादराव जी बड़े ईमानदार और अच्छे सुलझे हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। सवाल ये रहा कि 2024 और जो इस सत्ता का दौर है, विपक्ष का जो दौर है, एक मुद्दा रहा, मुद्दे तो बहुत सारे थे पर उन मुद्दों में कुछ मुद्दे ऐसे रहे जो सड़कों पर भी सुनाई दिए, सदन पर वो नदारद है, मूल निवास, भू कानून। बिल्कुल, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष तो अभी तो आप विपक्ष के नाते यहाँ पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपने ये भी कहा कि उत्तराखंडियत के नाते, उत्तराखंडी के नाते में ये आवाज उठनी चाहिए, मीडिया से रूबरू होना चाहिए। नेता मीडिया में तो आकर ये कहते हैं पर वहां आकर सैलरी का जैसे ही एक सगुफा आता है तो वहां चुप्पी साध लेते हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सैलरी के विषय पे बाद में कहूंगा, पहले आता हूँ मूल निवास। बड़े उत्साही हमारे साथी आज भी, और जब उत्तराखंड बन गया तब भी देखो लोग चले जाते हैं। मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा महाविद्यालय में, तो ऐसा नहीं कि आज वहां पे कोई छात्र संघ अध्यक्ष नहीं है। आज मेरी जगह कोई और है, बिल्कुल हो सकता हो मेरी तरह ना हो पर है, और हो सकता है हमसे बेहतर भी कोई आएगा वहां पे या होगा। ठीक उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मूल निवास, भू कानून को लेकर, भू कानून पे बात करेंगे, मूल निवास पे बात करते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपनी राय और प्रतिक्रिया देते हैं। उनको लगता है कि हमारा ही जो एजेंडा है या हमारा ही जो दृष्टिकोण है वो सबसे सही है। मैं इसमें थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूँ। देखिए, निसंदेह उत्तराखंड राज्य का जब आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन में पहाड़ के लोगों की एक बड़ी भूमिका थी। और आंदोलन सिर्फ पहाड़ में नहीं हुए, आंदोलन मैदानी क्षेत्रों में भी हुए। खटीमा में हुए। खटीमा आप देखोगे तो अगर आप नदी को पार करो तो पीलीभीत का क्षेत्र लग जाता है, इधर नेपाल का क्षेत्र लग जाता है। खटीमा अपने आप में एक पूरा देश है जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, हर तरह का समुदाय रहता है। वहाँ की राजनीति करने वालों को पता है कि वहाँ किस तरीके से सामाजिक सामंजस्य बैठाना पड़ता है। सबसे बड़ा उग्र आंदोलन कहीं पे हुआ तो मसूरी में हुआ। खटीमा मुजफ्फरनगर बड़ा फेमस है। और आज जब उत्तराखंड बन जाता है, उत्तराखंड के नोटिफिकेशन के भीतर उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद आ जाता है, और इतने समय हो जाने के बाद भी हमारे कुछ अपने ही पर्वतीय मूल के लोग, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन उससे अगर ये राग लाते हैं कि उत्तराखंड सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र है और उसमें आप जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर की ज्योग्राफी में, डेमोग्राफी में जो लोग रह रहे हैं, वो चाहे त्यागी हो चाहे सैनी हो, आप अगर उनको उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं मानोगे तो वो आदमी कहीं ना कहीं उन लोगों के पक्ष में दिखाई देंगे जिन लोगों से हमारी सीधी लड़ाई है। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई है गुड़गांव हरियाणा वाले से। कौन गुड़गांव हरियाणा वाला? जो गुड़गांव हरियाणा वाला भूमाफिया की सोच को लेकर इस राज्य के अंदर आया है, इस राज्य के संसाधनों का दोहन करने के लिए यहाँ पे आया है। आप अगर उसके विरोधी हैं तो आप उसके साथ उसको विरोधी मत बनाओ ना। जो यहाँ पे उत्तराखंड में जिया, उत्तराखंड में उसकी पीढ़ियां गुजर गई, 100-200 साल हो गए। अच्छा, फिर बार बार अमित भाई मूल निवास में एक चीज आती है, डेट। बिल्कुल, कि भाई मूल निवास का क्राइटेरिया क्या हो। एक होता है अस्थायी निवासी, बिल्कुल, एक होता है स्थायी निवासी, ठीक बात, एक होता है मूल निवासी,
एक होता है आदिवासी, एक होता है आदि काल का निवासी, एक होता है हिमालय वासी। इस परिभाषा में हम जितना गहरा जाएंगे उतना कूदते रहेंगे। अब पहाड़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एक क्राइटेरिया मान लिया गया है कि जो पहाड़ में रह रहा है 2-3 पीढ़ी से, वही मूल निवासी है। या जो पहाड़ी जातियां हैं, डिमरी है, चौहान है, रावत है, या जो भी हमारी पहाड़ी कास्टें होती कुमाऊं में, कालाकोटी वगैरह, छिमवाल वगैरह, बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही है पूरे पहाड़ में, बहुत सारी, हम उसको क्राइटेरिया कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, रुद्रप्रयाग क्षेत्र के अंदर कर्नाटक जात है, दीक्षित लोग वहाँ रहते हैं, चौधरी वहाँ रहते हैं, मालगुडी लोग वहाँ रहते हैं, क्या आपको लगता है प्रवृत्तियाँ जाते हैं? नहीं है, माइग्रेट होके आए, माइग्रेट होके आए हैं। तो माइग्रेट होके समय समय पर जो यहाँ की देवभूमि रही है, जो हमारे दिव्य स्थल रहे हैं, केदारनाथ रहे हैं, बद्रीनाथ रहे हैं, से प्रभावित होकर लोग आए हैं। कहा जाता है कि जो यात्री यहाँ पे आते थे, जो बच जाते थे, वो यहाँ बस जाते थे। तो उत्तराखंड की जो सामाजिक संरचना वो मिली जुली है। अब हमारे यहाँ डेट का लफड़ा होता है, कोई कहता है जी 1950 माना जाए, बिल्कुल, कोई कहता है 1960 माना जाए, आखिरी भूपेमाइश हुई थी, कोई कहता है 85, कोई कुछ। मैं मानता हूँ कि 3 तिथियां होनी चाहिए। चलो, देश के अंदर 1950 आपने माना है, ठीक है, मान लो। दूसरा 1960, अब तीसरा जिस दिन उत्तराखंड राज्य बना। अब 1950 की मैं बात करता हूँ। हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, निसंदेह हमारा आजादी का पर्व है, बिल्कुल। लेकिन उत्तराखंड के अंदर 14 विधानसभाएं जिस क्षेत्र के अंतर्गत आती है वो है टिहरी लोकसभा, टिहरी रियासत। टिहरी रियासत 1947 में आजाद नहीं हुई थी। ठीक बात है। नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी जब 1949 में झंडा लहराने गए थे कीर्तिनगर के राजमहल में, और जब वहाँ राजा की सेवा ने गोली मारी, और परिपूर्णानंद पैनुअल जी के नेतृत्व में, वीरचंद सिंह गढ़वाल जी के नेतृत्व में, जिसमें त्रिपन सिंह नेगी जी भी हमारे पूर्व सांसद शामिल थे, उनके नेतृत्व में जब तख्ता पलट हुआ टिहरी रियासत का, तब जाकर के हम फ्रीडम हुए, तब जाके हम भारत के गणतंत्र में शामिल हुए। बिल्कुल। तो अगर 1949 में हमारा राजा यानी कुर्सी छोड़ता है और 1950 में हम अपना क्राइटेरिया मानते, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय हमारी जो भी भूमि थी उसका मालिक राजा था। हमको कहा जाता था खाईकर। राजा की भूमि पर कार्य करने वाले सारे पहाड़, हिमालय, नदियां, जंगल सब राजा के थे। तो एक साल में राजा के खाते से आम आदमी खाते में रजिस्ट्री कैसे हो जाएगी? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें मतलब आपका जो पूरा परिवेश है वो नहीं आ रहा है। इसलिए जो दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट डेट है वो है सन 60, क्योंकि आखिरी जो भूपेमाइश हुई सन 60 में हुई। तो अगर दस्तावेजी के हिसाब से अगर देखा जाए, मूल निवासी कोई परिभाषा सुनिश्चित करना चाहे तो 1960 की खाता खतौनी की नकल होनी चाहिए, जो कि आज ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र पर हर जगह अनिवार्य रूप से लगाई जाती है। मूल निवास की ये होनी चाहिए। तीसरी चीज, अगर आप इसके बाद कोई डेट मानते हैं तो मैं तो बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, उसमें अगर राज्य को नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा, वो अलग चीज है। बात है एक ईमानदार तिथि की करने की, जिसमें ये लगे लोगों को मेरे साथ भेदभाव नहीं किया। तो वो है वो दिन जिस दिन उत्तराखंड के बनने का नोटिफिकेशन जारी हुआ कि आज उत्तराखंड राज्य बनाया जाता है। उस दिन जो भी यहाँ पे भूस्वामी है वो यहाँ का मूल निवासी। इन 2 तिथियों के अलावा मुझे लगता है 1950 भी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत व्यवहारिक नहीं है। उसमें टिहरी के लोगों के, टिहरी लोकसभा के लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। टिहरी रियासत के जो लोग थे उनके साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि भाई 1950 में उनके पास भी मेरे हिसाब से कोई भूमि का दस्तावेज नहीं रहा होगा। 2 दस्तावेज रहा होगा, टिहरी के राजा का रहा होगा। तो सन 60 को लेके मूल निवास बनना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, देखिए राजनीति में आप जैसे डॉक्टर की ओपीडी होती है ना, उसी तरीके से हम जब राजनीतिक जीवन में होते हैं तो हमारे पास तमाम तरह के लोग आते हैं। तो मैं जब छात्र जीवन में था, हमारे बड़कोट नौगांव में एक विद्यार्थी था, बड़ा होशियार था, उसका ना मूल निवास बन पा रहा था ना स्थायी निवास बन पा रहा था। कारण ये था कि पार्टीशन के टाइम पे वो पाकिस्तान से देहरादून आए, देहरादून से वो पहाड़ों की तरफ बहुत से पंजाबी परिवार ने रुख किया, तो पंजाबी परिवार का था, और वो कुछ ऐसे जीवन में रहे, ऐसी परिस्थितियों में रहे कि वो कभी भूमि ले ही नहीं पाए। और जब उनके पास कोई भूमि का दस्तावेज नहीं था तो उस बेचारे का मूल निवास स्थायी निवास बनना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में उसका कहाँ बनता। तो जैसे कैसे करके किसी तरीके से वो बिजली के बिल वगैरह कई फॉर्मेलिटी करके किसी तरीके से उसका मूल निवास बना, जो सरकारी सेवा में कार्यरत है, अच्छी बात है। तो इस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें भी आएगी जिसको हमें समझना होगा। आप किसी एक परिभाषा से सबको नहीं हाँक सकते। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैदानी क्षेत्रों में उत्तराखंड के लोग 100-200 साल से रह रहे हैं, सन 60 से रह रहे हैं, वो भी उत्तराखंड के हमारे अपने भाई। उनकी कास्ट अगर कोई जाट है,
कोई या जो जात मतलब हरियाणा उत्तर प्रदेश में होती है उस तरह की कास्ट है, तो उनको बाहर ही नहीं समझा जाना चाहिए। वो इससे बड़े आहत हैं। जब भी हमारे पहाड़ से कुछ इस तरह की आवाज़ आती है तो वो उनको अपने साथ कंसिडर नहीं किया जाता, जिससे वो अपने आप को खुद को अलग पाते हैं। उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, उत्तराखंड की स्पिरिट है। हमारे बड़कोट में इतना हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्या हमारे उत्तराखंड बड़कोट में उत्तराखंड आंदोलनकारी मुसलमान नहीं थे? क्या मुसलमानों ने उत्तराखंड का आंदोलन में प्रतिभाग नहीं किया था? किया। तो आप पहाड़ी हिंदू हैं तो क्या सिर्फ आप ही उत्तराखंड का आंदोलनकारी हैं? तो धर्म जाति इन सब चीजों से क्षेत्र से उठ करके जो उत्तराखंड की उस लड़ाई में शामिल थे, जो भाई अगर कोई देहरादून में सन 60 से रह रहा है वो तो उत्तराखंडी है। इसका ये मतलब थोड़ी कि जो पहाड़ में पैदा हुआ पहाड़ में रह गया वो उत्तराखंडी है। तो पहले उत्तराखंड की डेमोग्राफी ज्योग्राफी को समझो, अपनी सीमाओं को समझो, उसके भीतर जो रह रहे हैं उनके इशू अलग हो सकते हैं, हमारे इशू अलग हो सकते हैं, उनके खान पान उनकी विषय अलग हो सकते हैं, उनकी समस्या अलग हो सकती है, लेकिन हैं वो भी उत्तराखंडी। जब तक आप उनको साथ लेकर के उत्तराखंड के मूल निवास और भू कानून की लड़ाई नहीं लड़ोगे तब तक चीजों पर सहमति नहीं बनने वाली। राव साहब ठीक है, ये पूरा आपने बताया। एक सवाल शुरुआत में था, उस सवाल का जवाब मुझे अभी नहीं मिल पाया। सदन में ये आवाजें शांत हो जाती हैं, अभी आपने पूरा क्राइटेरिया समझाया, और ये मुझे लगता है कि ये उन यूथ्स के लिए भी है, उन युवा पीढ़ी के लिए भी है जो सड़कों पर तख्तियां लेकर अभी चल रहे हैं। ये यकीनन इसलिए भी जरूरी है कि जब हम पूछते हैं कि हमारा मूल निवास का क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया ही डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। जो क्राइटेरिया आपने बोला है ये कई तरीके से सॉल्यूशन भी है। क्यों कि आपने शेड्यूल 5 भी आप इसमें आ गया है। शेड्यूल 5 भी बड़ा एक बड़ा है, जिसे समझने की बात है। जिसे इसमें 1950 वाला जो क्राइटेरिया रखा गया है वो भी समझने वाली बात है, इसमें हिमाचल की बात आती है वो भी समझने वाली बात है। सारी अलग अलग चीजें हैं, पर एक आपने जो पॉइंट उठाया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो टीरी रियासत थी वो कब अलग हुई, उसके बाद भूमि अधिग्रहण कब हुआ होगा, उसके बाद लोगों तक कब पहुंची होगी, ये सवाल है। और ये सवाल टेक्निकली बड़े स्ट्रांग है। पर रावत जी, सदन में चुप्पी, मीडिया में बयानबाजी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए अमित भाई, ये सच है कि उत्तराखंड के भू कानून, मूल निवास और तमाम जो मतलब मूलभूत मुद्दे थे, राजनीतिक दलों ने फुटबॉल तो इनका बनाया है। ये निस्संदेह वो कोई भी पार्टी रही हो, चाहे इवन यूकेडी भी रही हो, जिसने सत्ता का सुख भोगा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से, उन्होंने इन विषयों का फुटबॉल बना के रखा है। सबने अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से इन चीजों को मैनेज किया। अरे हुआ क्यों? मैंने कहा ना, क्योंकि जितनी बार भी ये आवाजें उठी उतनी बार एक पर्टिकुलर एरिया को लेके उठी है। मैं समझ रहा हूँ, बार बार ये समझाया, ये सोच के साथ आगे बढ़ा गया है आंदोलनकारियों द्वारा या पब्लिक के प्रेशर द्वारा कि भाई हम जो पहाड़ में रहते हैं, हाइट पे रहते हैं, हम ही यहाँ के मूल निवासी हैं, हम ही हैं उत्तराखंडी। और उसमें हमने कभी हरिद्वार के आदमी को, उधम सिंह नगर के आदमी को, देहरादून के आदमी को साथ लेने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, जब उत्तराखंड आंदोलन था, हो सकता है कि हमने ज़्यादा लड़ाई लड़ी हो या मैदानी क्षेत्र वालों ने कम लड़ी हो, ये हो सकता है। मैं मान सकता हूँ कि शायद ये किसी के दिल में चल रहा हो या कोई ज़्यादा अपने आप को रीजनली सोच रहा हो, लेकिन जब एक बार राज्य का नक्शा खींच गया तो उसके अंदर हमको सारे इश्यूज को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब जब ये होता है तो मैंने कहा ना, हमेशा मैदानी क्षेत्र का वोट छटका है। वो फिर आपको, अगर आप उसके इश्यू को अपने मुद्दों को शामिल नहीं करते तो क्यों खड़ा रहेगा? तो मुझे लगता है कि इस वोट बैंक की राजनीति ने, इस प्रेशर की राजनीति ने, मतलब अब नेता, ये तो दुर्भाग्य से राज्य का कि राज्य के अंदर 2.5 दिन का सत्र होता है। मैं बड़ा खुश हुआ, अभी हिमाचल में 10 दिन के सत्र का आयोजन हुआ। 10 दिन का सत्र अगर उत्तराखंड में आयोजित हो जाए, मुझे लगता है कि जितने भी बेनकाब लोग हैं उनके सबके नकाब खुल के रह जाएंगे, सबकी असलियत, सबकी कलाइयाँ खुल के रह जाएंगी। तो ये निसंदेह मैं इसको मानता हूँ। मैं इसमें किसी का कोई बचाव नहीं करना चाहूँगा कि राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड के मूलभूत एजेंडों को ठप किया है। और मुझे लगता है कि अब जो नई पीढ़ी आ रही है, जिस तरीके से मैंने देखा कि आज तक विधानसभा की कार्रवाइयों को कोई नहीं देखता था क्या चल रहा है, किसने क्या क्या, ये पहली बार है कि विधानसभा की कार्रवाई होती है तो लोग अपने फ़ोन पे लाइव कार्रवाई देखना शुरू करते हैं। वो तब हुआ जब भुवन कापड़ी जैसे नौजवानों ने बोलना शुरू किया। पिछले सत्र में करण मेहरा जैसे लोगों ने बड़े गहरे विषय उठाए थे, डिप्टी CLP होते हुए, इसीलिए पार्टी की गाइडलाइन ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जो सुमित हृदय हैं या बीजेपी में भी मुन्ना सिंह चौहान परसों बहुत अच्छा बोले, भगवान करे हमेशा बोलते रहें। वो आवाज़ हैं पहाड़ की, लेकिन
बोलने के बाद 2 बार बंगालियों से माफी मांग ली, तो फिर उनके पूरी आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा होता है। तो ये जो नई पीढ़ी जो विधानसभा पहुंच रही है, इनसे उम्मीद है मुझे कि इस पे कुछ मतलब बातचीत होगी। लेकिन कुल मिला के चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं गोदियाल जी। अगर बहुत जल्दी स्टेट के अंदर, ये अकेला ऐसा स्टेट है हिमालय राज्य में जिसके अंदर मतलब जो सबसे सेफ्टी पॉइंट होता है भू कानून, वो नहीं आया। हम ये नहीं कह रहे तुम शेड्यूल 5 लगाओ, तुम हिमाचल वाला लगाओ, अरे तुम कोई भी लगाओ यार। हिमालय राज्यों में कोई कानून पड़ा हुआ है उसका प्रपत्र उठाओ, उसकी कॉपियां चेप दो, हम सेफ हो जाएंगे। मणिपुर का लगा दो, अरुणाचल का लगा दो, कश्मीर का लगा दो, तो लगाओ तो सही। या मिलजुल कर एक बढ़िया सा कानून बना के लगा दो, पर लगा दो। क्योंकि वैसा मुझे लगता है कि आज सिर्फ हमारी यमुना घाटी है जो शायद बिकी नहीं है, उतने तो उत्तराखंड का सारा हिस्सा बिक चुका है। और वहाँ भी अब कुछ लोग, भूमाफिया लोग, अपने आप भेष बदल कर, अपने आप को समाज सेवी बताकर, नेता बनाकर बड़ी बड़ी भूमियों को खरीद रहे हैं, कोई बगीचे के नाम पे, कोई रिजॉर्ट के नाम पे, और इतना बड़ा लैंड बैंक बना रहे हैं। अगर आप चेक करना चाहोगे, और संभावना है कि आने वाले टाइम पे भी गुड़गांव हरियाणा वालों के लिए एसेट बनने का काम करेंगे। तो भूमाफिया रूप बदल के हमारे राज्य के भीतर पहुंच रहा है, तो बड़ी खतरनाक परिस्थिति है। खतरनाक परिस्थिति, आप ये तो बात कह ही रहे हैं, पर दोनों राजनीतिक दलों ने फुटबॉल बना है। ये स्वीकार्य है, ये स्वीकार आपने किया, ये स्वीकार्य। यमुना घाटी की ओर ले चलते हैं आपको, क्योंकि जरूरी है वहां की बात भी करना। जी जी। यमुना घाटी में जो राजनीति रही वो हमेशा से ऐसी रही है। मुझे लगता है कि जब मैं पत्रकारिता में आया तो मुझे सबसे आश्चर्य करने वाली, हैरान करने वाली जो राजनीति लगी वो इसी घाटियों की लगी। मुझे लगा कि पल पल जिस तरीके से बदलाव होते हैं, पल पल एक, वैसे तो क्षेत्रवाद हर जगह है, वहां पर यमुना पार और यमुना इधर का जो घाटियों का भी बड़ा फर्क पड़ता है, ये मैंने देखा। सवाल ये है कि एक अभी आंदोलन मैंने बड़कोट में देखा जो पेयजल योजना को लेकर था और पानी को लेकर था, और वो कई वर्षों से है। सवाल ये है कि यमुना घाटी के जो लोग हैं वो कुछ समय तक, आप खुद वहां पर आंदोलनरत रहे, आपने आंदोलन वहां पर किए, वो पूरे जो पेयजल की समस्या कोई नई नहीं है। बहुत वर्षों से नेताओं ने वहां पर आश्वस्त किया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये पूरे समस्या को कैसे देखते हैं कि जो वहां पर लोग वादे करके गए, कितने पूरे हुए, कितनी कमी रह गई? क्या लगता है आपको, खुद वहां पर अब सक्रिय है? मैं छात्र जीवन में 2002 में जब आया, मैंने शुरुआत में भी कहा कि हमने आदरणीय सकलचंद रावत जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय बुद्धि सिंह रावत जी जैसे वरिष्ठ नेताओं के सानिध्य में राजनीति को सीखा, और बहुत अनुशासित तरीके से राजनीति होती थी। तब धन बल का जो प्रयोग है वो इतना नहीं होता था। ठीक है, हाँ, क्षेत्रवाद वगैरह की स्थिति रही होगी, क्योंकि जो अपनी जड़ों से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, अपनी संस्कृति से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, वो अपने कल्चर के ही सापेक्ष राजनीति का एक दायरा भी घुमा के रखते हैं। ये सही बात है। ये जो गिरावट आई है अमित भाई हमारी रमाई घाटी में, मेरे अनुभव से, मैंने जो विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया था अपने छात्र जीवन में, आखिरी 2007 का चुनाव था। 2007 के चुनाव पार्टी के भीतर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि हमारी ड्यूटी चौबटा खाल लगी, या हमको संगठन में देहरादून में जिम्मेदारियां मिली, बाहरी राज्यों में जिम्मेदारी मिल जाती थी चुनाव की, वहाँ के चुनाव के सापेक्ष, या वहाँ के नेताओं की चॉइस रही कि हम उनके चुनाव में ना रह करके राज्य के किसी और कोने में चुनाव की में प्रतिभाग करें। होता है, प्रतिद्वंद होता है। उसके बाद जो मैंने दूसरा प्रतिभाग किया 2007 के बाद, वो दूसरा प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 2022 में। तो इस बीच में जो राजनीतिक गिरावट हमने अपने क्षेत्र में पाई है वो बहुत खतरनाक पाई है। और राजनीतिक गिरावट सबसे बड़ी इस बात पे नहीं है कि वहाँ क्षेत्रवाद है या वहाँ वो है, राजनीतिक गिरावट इस बात की है कि दारू और पैसे का जो चलन वहाँ पे चला है वो बेहिसाब चला है। मतलब उसने राजनीतिक योग्यता को पूरा ढक के रख दिया है। अगर आपकी जेब में, मैंने कहा ना 51,000 रुपये, तो आप किसी भी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बन जाओगे। आप फिर ये नहीं है कि आप एकेडमिक कहीं पे आपने बोलना है, संस्कृति पे आपने बोलना है, विषयों पे आपने बोलना है। वहाँ पे हमारा राजकीय महाविद्यालय बड़कोट है, हर आदमी वहाँ पे उसके उच्चीकरण की बात करता है, उसके सब्जेक्ट खोलने की बात करता है। कोई आदमी ये नहीं कहता कि जब गढ़वाल के हर जिले के अंदर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का कैंपस है, गोपेश्वर में है, रुद्रप्रयाग श्रीनगर तो आप समझो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय मिल गया, पौड़ी कैंपस है, बादशाह हॉल में कैंपस है, देहरादून में तो पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियां हैं। बिल्कुल। तो क्या उत्तरकाशी जैसे एक विशाल जनपद को
या जो पूरा का पूरा ओबीसी का क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र जो अनुसार हमसे लगा है, क्या हम एक रवाई विश्वविद्यालय की कल्पना नहीं कर सकते जिसके अंदर सब कुछ हो? हमारे संस्कृति का संरक्षण कब होगा? तभी तो होगा जब कोई यूनिवर्सिटी बनेगी। यूनिवर्सिटी जब बनती है तो वो तो वहाँ का संरक्षण करती है, वहाँ का डेवलपमेंट करती है। आज अगर श्रीनगर में विश्वविद्यालय नहीं हुआ होता तो रुद्रप्रयाग और चमोली का जो पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ के कितने रिसर्च स्कॉलर हैं, और आप उसके सापेक्ष उत्तरकाशी में देखें तो कितने रिसर्च स्कॉलर हैं, जबकि शिक्षा का एनवायरमेंट हमारे उत्तरकाशी में बहुत ज़्यादा है। तो वो गिरावट तो हमारे यहाँ आई है, मुद्दों को लेकर के नहीं आई है। दूसरी बात आपने पेयजल आंदोलन की कही, ये पहला पेयजल का आंदोलन था। मेरे मित्र, मेरे साथी और हमारे बड़े भाइयों ने आंदोलन शुरू किया। मैं बहुत अग्रिम भूमिका में नहीं था उनकी, लेकिन सहयोग की भूमिका में था कि मैंने चलो आप एक नैतिक कार्य कर रहे हो, उसमें जरूर हम आपको सहयोग करेंगे। लेकिन उसमें दुर्भाग्यवश एक कारण था कि जिस वजह से बड़कोट का पानी पेयजल स्रोत का संकट जो पैदा हुआ, उसका वो जो स्रोत था उसके ठीक बगल में सुरंग की खुदाई हो रही है। नवयुगा कंपनी जो अडानी जी की कंपनी है, नवयुगा कंपनी, वो सुरंग बन रही है। वो जो सारा पानी था, स्रोत था हमारा पेयजल का, जिसपे पूरी नगर पालिका का पानी टिका था, वो स्रोत उस सुरंग के अंदर शिफ्ट हो गया। यानी जो निर्माण में जो लापरवाही हुई है, निर्माण का जो दुष्प्रभाव हुआ है हिमालय क्षेत्र में, उस वजह से बड़कोट का पानी सूख गया। लेकिन किसी भी आंदोलनकारी ने एक सवाल मतलब नवयुगा कंपनी में नहीं उठाया। अगर अडानी की कंपनी ना होकर के वो किसी और की कंपनी होती या आज कांग्रेस की सरकार होती, तो भाई साहब ऐसी कंपनियों का उत्तराखंड में के अंदर क्या असर होता है ये आप जानते हो। दूसरी चीज, उस आंदोलन में सरकार के खिलाफ एक नारा नहीं लगाया गया। वहां कोई नारा लगता था तो बड़कोट को पानी दो, बड़कोट को पानी दो। ये पहला आंदोलन है जहाँ पे सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन लगा। ये पहला आंदोलन है जहाँ पे नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी की फोटो रख करके भजन कीर्तन होते थे। ये पहला आंदोलन है कि जब वार्ता करने गए तो एक अजय रावत को छोड़ करके दूसरा कोई आंदोलनकारी वार्ता के लिए नहीं ले जाया गया, जबकि उस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की थी। बिल्कुल, किसी महिला प्रतिनिधि को वहां नहीं ले जाया गया। आप वैसे तो परंपरा ये रहती है कि कोई आंदोलन जब समाप्त होता है तो जो पूरी शिष्टमंडल है, जितने राजनीतिक दलों के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें से उनका एक शिष्टमंडल बनता है, वो बात करने जाता है। वार्ता करने गए तो जो हमारे विधायक हैं, ठीक है, हो सकता है राजनीतिक मतभेद हमारे पार्टी की वजह से एक दूसरे के साथ हो, लेकिन विधायक तो भाई विधायक है ना। बिल्कुल, सबके विधायक है। आपने विधायक को नहीं लेके मुख्यमंत्री से वार्ता करने जा रहे हो। तो ये जो सारी चीजें दिखाई देती है, किसी क्षेत्र की राजनीतिक गरिमा और शुचिता जब भंग होती है, खत्म होती है, तो उन चीजों को प्रदर्शित करती है। हमारे यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, आपने उनको नहीं ले गया। प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन गया? कोई नहीं, सिर्फ भाजपा की कार्यकारिणी और सिर्फ भाजपा की कार्यकारिणी और भाजपा की कार्यकारिणी से जुड़े हुए एक हमारे साथी थे अजय रावत, वो उस आंदोलन को मुख्यतः लीड कर रहे थे, और सुनील थबलियाल भाई लीड कर रहे थे, वो मुख्य व्यक्ति थे, उनको लेके गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक आदमी कभी मतलब पूर्ण विराम नहीं हो सकता चीजों का। नहीं, वहां पर आपने जैसे कहा, वहां पर तो महिलाओं की भी है, और विधायक संजय डोभाल, विधायक आंदोलनकारी नहीं, लेकिन अगर प्रतिनिधि है जो आवाज उठा सकता था। जिला पंचायत प्रतिनिधि है दीपक विद्वान, वो है दीपक विद्वान है। महिलाओं का अच्छा पूर्व चेयरमैन अनुपमा रावत थी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक थे वहाँ पे, आंदोलन में पूरा सपोर्ट किया। विधायक तो भाई विधायक है ना भाई। हमारे झगड़े हो सकते हैं कि बड़कोट की सीमाओं के भीतर हो, राजनीति भीतर हो, लेकिन राजनीति में अगर हम अपनी सीमाओं से बाहर, अगर राजधानी में अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लेके जा रहे हैं, तो विधायक ही है जो एक दूसरे को सहयोग करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल, है ना। तो उस तरह की जो अनमेच्योरिटी वहां पे दिखी, और उसके बाद मतलब एक सिगुफा छोड़ा गया कि भाई आपको बल 4-5 महीने बाद आपकी पेयजल योजना बन जाएगी। भाई पहले तो आपने उस योजना का इतना बड़ा स्वरूप बना दिया, 72 करोड़ रुपए, जिसमें चीफ सेक्रेटरी की वो टीएससी होनी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टीएससी होनी है ना। तो इतनी बड़ी राशि नहीं हो सकती। वो उस प्रोजेक्ट में 12-13 करोड़ का होना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की भूल है कि उस योजना को 72 करोड़ का बनाया गया, और अभी भी मतलब उस आंदोलन को समाप्त हुए 2 महीने हो गए, उसकी फाइलों पर कहीं मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि जनता को बहुत प्यारे तरीके से बेवकूफ बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मामले को साइड अप कर दिया है। और जब ग्रीष्म काल आएगा और जब पानी की समस्या फिर से विकराल होगी, तो फिर तब मतलब लोगों का विश्वास के साथ एक धोखे जैसी बात है। मुझे ये लगता है, मुझे महसूस होता है, रवाई घाटी में नेता ज्यादा हो गए हैं, शायद ये इसी का फलस्वरूप है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि
ये नेता जब ज्यादा हो जाते हैं तो आश्वासनों का एक दौर चल जाता है, नहीं, उसका लोगों को लगता है कि ठीक है। जब मैंने वो आंदोलन वहां पर देखा, जब पहली बार वहां पर जब बड़कोट पहुंचा था, तो लोगों में आक्रोश था। लोगों ने कहा था कि हमने कई वर्ष, जब ये गर्मियां आती हैं तो उस समय हमें जो ये बहुत समय यही वादे होते हैं कि 2 महीने में पानी आ जाएगा, उस समय भी यही चीजें हो रही थी कि 15 दिन में पानी आपके पास आ जाएगा। क्या लगता है आपको कि हो सकता है कि यहाँ पर नेतागिरी है या जो पार्टी से एक लगाव है वो भारी पड़ रहा है यमुना घाटी? उत्तर प्रदेश के टाइम पे एक सीट होती थी, उत्तरकाशी, तो इसलिए वहाँ की राजनीति का बहुत गहराई से विश्लेषण नहीं किया जा सकता था। आज 3 सीट हो गई है। बिल्कुल। और आप बहुत गहरा वहाँ घूमते तो आप नजर पाएंगे कि सबसे कम राजनीति में जो लोगों का इंटरफेयर होता है वो है गंगोत्री। बिल्कुल सच्चाई है। उसके उसके बाद थोड़ा ज्यादा होता है तो वो है यमुनोत्री। वो भी जब आप रमाई घाटी में आते हो तो परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। और 99% अगर जनता कहीं राजनीति में प्रतिभाग करती है तो वो है प्रोला विधानसभा। बिल्कुल सच्चाई है ना। तो कारण क्या है कि स्पिरिचुअली और सांस्कृतिक रूप से और मतलब कृषि रूप से जो प्रधान समाज होगा, जिसमें संपन्नता होगी, वो राजनीति में ज्यादा दखल देगा। गांधी जी ने कहा था ना, चरखे से क्रांति आएगी। तो चरखे से क्रांति का मतलब ये था कि चरखा घुमाने से देश आजाद हो जाएगा। देश गरीब स्थिति में था, देश के पास कपड़ा नहीं था, खाना नहीं था, छत नहीं थी। चरखा काटोगे तो सूत तो हमारे यहाँ फ्री होता था, कपास, तो कपड़ा बुनेगा तो कपड़ा बिकेगा तो 4 पैसे आएंगे, 4 पैसे से छत भी बनेगी, भूख पेट में अन्न भी जाएगा और कपड़ा भी आएगा। और जब 3 चीज आएगी तब आदमी भारत माता की जय बोलेगा। तो हमारी रमाई घाटी में माँ यमुना की कृपा से, देवी देवताओं के इष्ट देवताओं की कृपा से समृद्धि है, कृषि प्रधान है, खूब लाल चावल होता है, पूरी दुनिया में मांगा जाता है तब भी नहीं मिलता है, उनके घर में होता है, खान पान है बढ़िया, करोड़ों के देवदार के मकान हैं लोगों में, कोई गरीब नहीं है। देखा जाए तो गरीब कोई नहीं है, गरीब की परिभाषा में कोई नहीं आता है। तो निस्संदेह उनका फिर रहता है कि हमारा नेता कौन होगा। और फिर जिस तरीके से इन्हीं 20 सालों में, प्रोला की बात मैं करूंगा कि युवा वर्ग ने एकदम से मतलब जो सीनियर राजनीति थी उसको किनारे कर दिया। आप देखिए प्रोला के अंदर कौन आपको बुजुर्ग नेता दिखाई जाता है? दीपक बिजवाण बहुत यंग है, उनके खिलाफ जो लोकेंद्र रावत राव बहुत यंग है, विधायक राजेश जवाटा वहाँ पे 2007 में उत्तराखंड के सबसे छोटे विधायक थे, वर्तमान विधायक अभी दुर्गेश लाल यंग है। बिल्कुल। तो एक युवाओं की राजनीति है और युवाओं की राजनीति में कहीं ना कहीं दिशा का एक भटकाव तो होता ही होता है। मुद्दों से अलग एक तरह का हीरोइज्म रहता है और उसके पीछे फिर युवाओं का रहता है। तो प्रोग्राम में मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल मीटिंग होती तो कोई बुजुर्ग लोग आपको दिखाई देते होंगे। अभी युवाओं की राजनीति है, तो वो परिवेश है, उसी परिवेश का असर है जो आपको वहाँ पे दिखाई देता है कि क्यों आज राजनीति में आप मुद्दों पर जा रहे। मैंने कहा ना, सकल चंद्र रावत जी, बुद्धि सिंह रावत जी के टाइम पे कोई नेता बड़कोट के अंदर आता था, मुख्यमंत्री जाता था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का एजेंडा बनाया जाता था। सबसे पहली मांग होती थी रवाई को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए, गहरे गहरे मुद्दों को सोचा जाता था। चलो भाई 20 में से 3 योजनाएं इस बार हो जाएगी तो ये 16 योजनाएं हमारी अगली बार होगी। आज उस तरह का एजेंडा नहीं है। पुष्कर सिंह धामी बड़कोट आ रहे हैं, 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठी की जाती है, लोग स्वेच्छा से नहीं आ रहे हैं। विभागों में डीएम की जिम्मेदारी की गाड़ियों में तेल भराएगा, विकास खंड अधिकारी की जिम्मेदारी है कि अपने संबंधित विभागों से जुड़े हुए एनजीओज, महिलाओं के जो कुंभ राशन वाली बस सबको ले आकर के और फिर जबरदस्ती 5 कुंटल फूल बुला करके उड़ा करके ये दिखाया जाता है जनता के बीच में कि भाई ये सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। आज सारा खेल टीआरपी का है। बार बार ये कहा जाता है, आप अक्सर कहते हैं विपक्ष कमजोर है। मुझे लगता है विपक्ष कमजोर नहीं, विपक्ष तो पूरी बात को उठा रहा है, लेकिन जो दिखाएगा इस बात को कि विपक्ष ने ये चीज उठाई, उस मीडिया को कमजोर किया गया है, उस वातावरण को कमजोर किया, जो माध्यम है जनता और सरकार के बीच। मैंने ये देखा है कि विपक्ष कमजोर का मतलब ये है कि शायद नेताओं को, मैं इससे भी उदाहरण दूंगा आपको, आप ही के पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे राजेंद्र भंडारी, जो एक दिन पहले बयानबाजी करते हैं, दूसरे दिन भाजपा में शामिल हो जाते हैं। मैंने कहा, और ऐसे कई नेता हैं आपके जो स्लीपिंग सेल, जो लगातार आपके नेता भी कह रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो स्लीपिंग सेल की तरह आपकी पार्टी में है, जो है तो कांग्रेस में पर काम कर रहे हैं भाजपा के लिए। असल में राजनीति ना बॉलीवुड से थोड़ा मिलती जुलती है। बॉलीवुड में कोई एंग्री यंग मैन है, कोई चॉकलेटी चेहरा होता है,
तो कुछ कॉमेडियन भी होते हैं, तो राजनीति में भी कॉमेडी चलती रहती है। निसंदेह आपने कहा कि उससे राजनीतिक पार्टी की छवियों को नुकसान होता है। राजेंद्र भंडारी जैसों का जाना, और राजेंद्र भंडारी ही क्यों, उस बेचारे को भी क्या दोष देंगे, अनेकों लोग गए हैं, नजीरे एक नहीं नजीरों हजारों हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ने तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से, या वो जैसा उनका विजन था, जैसी उनकी आइडियोलॉजी थी, जैसा उनको लगता था कि देश इस रास्ते पे बहुत बेहतर चलेगा, उन्होंने देश के अंदर कानून और संविधान का निर्माण किया और व्यवस्थाओं का निर्माण किया। और राजनीतिक धुरी से बहुत दूर जो उस समय पार्टी थी, जो अपोजिट पार्टी थी बीजेपी, उसको 80 साल के धुतकार के बाद, अब जाकर के 70 साल के धुतकार के बाद, अब जाकर के उनको मतलब राजपाट मिला है। नहीं, पर मैं अब वो अपने हिसाब से सालों में रावल साहब कांग्रेस भूल गई है कि कैसे आंदोलन मतलब विरोध किया जाता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए उत्तराखंड में खूबसूरती थी कि मैंने ये देखा कि कुछ सालों में जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ा है, महिला अपराध बढ़े हैं, और हम ये देख रहे हैं कि अपराध होते थे, हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने एक ऐसी लाइन खींची है जिससे ये अपराध अब लोगों के सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले कितने होते थे, ये इसका विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग कहते हैं कि एकदम से महिला अपराध बढ़ गए। पहले भी अपराध होते थे, पर जो उनका रेशो था लोगों तक पहुंचने का वो कम था। पर रावत जी, आज भी जिन सरकारों में महिला अपराध खुल के हो रहे हैं, उस पार्टी के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, बस मात्र कुछ 100 महिलाएं मुख्यमंत्री आवास कूच कर लेती हैं और इतिश्री कर लेती है कि इससे आपको न्याय मिल जाएगा और महिलाओं को न्याय मिल जाएगा। विरोध करना भूल गई है क्या कांग्रेस? असल में कल मेरे एक दोस्त का फोन आया, मेरे मित्र ने कहा कि यार मैं बाजार में घूम रहा था और भाजपा का एक साथी हमको मिला। उसने कहा यार जरा तेरा नंबर क्या है जरा बताना। उसने नंबर बताया तो उसने कहा कि यार OTP आया वो जरा बता देना। मैंने ये क्या है? उसने कहा भाजपा के सदस्य बनो। बिल्कुल, सबके पास आ रहे हैं, ठीक है, लिंक भी आ रहे हैं उनके पास, ठीक है, क्लिक करें। तो हो क्या रहा है कि उत्तराखंड राज्य के भीतर हर व्यक्ति, कोई नहीं बचा हुआ अमित भाई, कोई नहीं बचा हुआ जिसने अपने भीतर किसी पार्टी का मंदिर नहीं बैठा दिया। या तो कोई कांग्रेसी बन चुका है, या तो कोई भाजपाई बन चुका है, या तो किसी कास्ट के आधार पर कोई बसपाई बन चुका है। ये बड़ा स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट है। अब जब आप बिल्कुल पार्टी के खेमे में बदल चुके हो, तो फिर अगर अंकिता भंडारी का रेप हो रहा है तो उसे लगता है किसी अंकिता भंडारी का रेप हुआ, उसके घर की किसी लड़की का रेप नहीं हुआ। संवेदना इतनी मन चुकी है ना, अगर वो अंकिता भंडारी के हत्यारों को गुनहगार मानता है तो उसे लगता है कि यार मैं अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ, बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बोला जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा अगर कभी कोई गलत होगा और वहां पे कुछ होता है तो कांग्रेसियों का भी यही रुख होता है, हर पार्टी का आदमी ये रुख अपनी पार्टी के बचाव पे लग जाता है। तो जब हर आदमी आज पार्टी बन चुका है तो ये शुचिता की गिरावट तो आनी है। दूसरी बात, कल तक क्या होता था कि कल तक कोई आंदोलन हो रहा, महिला कांग्रेस ने बड़कोट कांग्रेस भवन से विधान मुख्यमंत्री का घेराव करना है, उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। अगर रहा भी होगा तो एक कोई दूरदर्शन वाला रहा होगा, वो अपने किसी कोने छत पे खड़ा रहा होगा, बाकी प्रिंट मीडिया गया होगा। तो उस समय जो आंदोलन में शामिल व्यक्ति है उसका पूरा ध्यान आंदोलन में रहता है, वो अपने नेता पे रहता है, अपने प्रदर्शन पे रहता है, अपने आक्रोश पे रहता है। लेकिन आज जैसे ही आंदोलन चलने के लिए होता है, कम से कम 20, 25, 30 कैमरे जब आगे लग जाते हैं तो हर आदमी इतना मैच्योर्ड नहीं है ना कि वो आंदोलन में फोकस रखे। तो उस समय अधिकतर आंदोलनकारियों की जो निगाह होती है वो आंदोलन से भटक करके मीडिया वाले के पीछे लग जाती है। अब मीडिया वाला अगर वहीं से रिस्पना पुल की तरफ चल देना अकेले, तो कई लोग तो ऐसे होंगे आंदोलन में कि जो शायद वहां जाने की वजह उनके पीछे रिस्पना पुल चल देंगे। तो ये जो कैमरे का जो आकर्षण है आंदोलनों के समय, भाई हर जगह तो आज मीडिया है, उसने आंदोलनों को जो परिभाषा है उसको पूरा बदल के रख दिया। अब उस आदमी उस आक्रोश से नहीं जा रहा है। और छोड़िए मीडिया के कैमरे को, अब तो स्वतंत्र पत्रकार यूट्यूब रील फील बहुत चल चुका है। आदमी अपने कैमरे में मस्त रहता है, उसकी अपनी अच्छी फोटो आ जानी चाहिए, बस आदमी का आंदोलन आज फेसबुक तक सीमित बन गया। यही राहुल साहब, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि विरोध करने का तरीका बदल गया है। और विरोध करने का तरीका भी, पर मैंने ये देखा है कि कांग्रेस की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यही चीज कांग्रेस सरकार में होती तो भाजपा शायद इतनी उग्र होती कि कांग्रेस को मजबूर होना पड़ता कुछ कार्य करने के लिए।
अगर अंकिता भंडारी जैसा प्रकरण, अगर आईएसबीटी जैसा प्रकरण, चाहे रुद्रपुर जैसा, उधम सिंह नगर, चाहे सल्ट जैसा प्रकरण अगर कांग्रेस सरकार में होता तो कांग्रेस को बैकफुट में आना पड़ता। देखिए, सवाल यह है कि यहाँ पर रील बनाने तक सीमित है नेता, यहाँ पर फोटो खिंचाने में आपके अध्यक्ष ये कहते हैं कि मुझे तालियां नहीं मिल रही, आपके नेता ये कहते हैं कि इतनी गुटबाजी है कि केदारनाथ यात्रा को पॉलिटिकल बता दिया जाता है, उन्हें एक नेता पे आरोप लगा दिए जाते हैं वो 3 किलोमीटर शामिल हुए। आप तो अपनी ही गुटबाजी से सामने निकल कर नहीं आ रहे हैं, ये दिक्कत तो यही है। मैं परसों भाजपा के एक वरिष्ठ नेताजी के यहाँ बैठा हुआ था, हमारे कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ साथी भी थे, शिष्टाचार रूप से चाय पी रहे थे, तो उनसे बहुत सारी चीजों पे बहस चल रही थी। 370 पे बात हुई, राम जन्मभूमि पे बात हुई, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बात हुई। हमने कहा भाई साहब बड़ा अव्यावहारिक है, नहीं हो पाएगा, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, तो हम भी तर्क देते रहे। तो उन्होंने खिंच कर कहा, देखो, उन्होंने कहा भाई तुम्हारी जो पार्टी है कांग्रेस, ये पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो मिलिटेंट हैं, हम नहीं सोचते इतना जितना तुम लोग सोचते हो राजनीतिक जीवन से कि इसका क्या असर पड़ेगा। हमें तो जो कहा सोच रखा हो करना है। तो दोनों की पार्टी का एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं हो सकता। उनके यहाँ जिसको आप डिसिप्लिन समझते हो वो अलग तरह का है, और हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता है जिसे आप अनुशासनहीनता समझते हो वो अलग तरह की है। मुझे अगर किसी नेता की कोई बात पसंद नहीं आती तो मैं आपके चैनल के सामने बोल पाता हूँ। आपने कहा ना कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने फुटबॉल बनाया है इस तरह के मुद्दों का। मेरी जगह कोई भाजपा का आदमी बैठा होता तो अनुशासन के तहत वो इस बात को नहीं बोल पाता, और मैंने अपनी स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्ति है, जो छूट है मुझे मेरी पार्टी के भीतर जिस वजह से कांग्रेस में हो, उसके तहत बोल पाया। तो दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है, लेकिन वैचारिक दृष्टि से भाजपा मुझे लगता है कि बड़ी कमजोर है। थोड़ा आज उनके पास ताकत है, सत्ता की ताकत है, उसका वो सदुपयोग कर रहे हैं अपने राजनीतिक चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। हो सकता है आज वो सत्ता पे बार बार चुनाव जीत जाएं, मोदी भी नेहरू जी की तरह 15 साल प्रधानमंत्री रह जाएं, लेकिन कालखंड में जब इतिहास लिखा जाएगा तो नेहरू और नरेंद्र मोदी का कभी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आज आप सही हैं, मैं गलत हूँ, या मैं सही हूँ आप गलत हूँ, ये आज से तय नहीं होगा अमित भाई। आने वाले 20 साल 30 साल बाद कोई नौजवान ये रिकॉर्ड उठाएगा, वो देखेगा, तो वहाँ पे वो तय करेगा कौन सही था कौन गलत था। तो आज जो चल रहा है भाजपा को लग रहा है वो सब सही हो रहा है। जब हमारी सरकारें थी हमें लगता था हम सब सही है, आज हम पे भी उंगलियां खड़ी हो रही है, कल उन पे भी उंगलियां खड़ी हुई, तो ये चलता रहेगा। तो भाजपा को बहुत ज़्यादा बैलेंस मान जाना बड़ी भूल है। उनके द्वारा लगातार गलतियां हो रही हैं, लोग चुप है, पर लेकिन जब हमारी कोई कमी नहीं, मुझे लगता है कि हम चीज़ों को उठा रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ जरूर कमी है कि हमारे यहाँ हमेशा ही की कमी रही है। हमारे यहाँ जब भी चुनाव होता है तो हमारे सारे नेता इकट्ठे होते हैं, कोई कहता है कि एक हो जाओ, इस बार सब लगा दो ताकत। तो हमारा यही मानना है कि भैया कार्यकर्ता का कभी कोई झगड़ा नहीं है। जो हमारे बड़े 4 नेता हैं ये बंद कमरे में बैठ के एक हो जाए, कांग्रेस एक हो जाएगी, ये अलग थलग रहेंगे तो हमें हमेशा उसका नुकसान होता है। आखिरी सवाल रावत साहब, क्योंकि बहुत लंबा साक्षात्कार हो जाएगा, मैं फिर से रवैये की तरफ ले जाना चाहता हूँ। चुनाव आने वाले हैं और ये रास्ता जो है, चाहे कैमरे के सामने वाला हो, कैमरे के पीछे वाला हो, सत्ता के गलियारों से ही होके जाता है इधर। क्योंकि सत्ता में जब कोई व्यक्ति होता है तो वो आवाज भी उठा पाता है, उस कार्य को सुलझा भी पाता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। सवाल यह है कि सॉल्यूशन क्या है, इसका रास्ता क्या है, कैसे ये हल होगा। मैंने ये देखा है कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, आपकी भूमिका वहां बड़ी सक्रिय रूप में है। कांग्रेस पार्टी के तौर पर कोई और चेहरा नजर वहां नहीं आता। भाजपा के साथ बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनसे हमने वार्ता भी की है। बहुत सारे लोग हैं जो मांग कर रहे हैं, उसमें कई नेताओं के नाम है। वहां पर एक बड़े चेहरा भी हैं, बड़े चेहरा के रूप में इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि विधायक के भाई हैं, वो खुद भी तैयारी पे हैं। उसके साथ साथ अभी जो आपकी पार्टी से वहां गए हैं वो भी तैयारी वहां पर है। उसके बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भाजपा से लगे हुए पर। कांग्रेस से एक नाम आता है विजयपाल रावत। क्या कहेंगे, कितनी प्रतिशत पार्टी अब विश्वास करने वाली है और जनता क्यों विश्वास करेगी विजयपाल रावत पर? मुझे लगता है कि आप नगर पालिका बड़कोट के चुनाव की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, निसंदेह जिस तरह से देश के अंदर पत्रकार बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती, कोई अनुभव की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह से चुनाव लड़ने के लिए भी इस देश के अंदर ना कोई डिग्री की जरूरत है ना अनुभव की जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी जो टीआरपी है मीडिया की, वो उसी के पक्ष में आती है जिसके अंदर कैलिबर होगा, जिसके अंदर अनुभव होगा, जिसके अंदर नॉलेज होगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं 2020 से कांग्रेस की राजनीति में हूँ और
राजनीति में अगर आप समझो तो 96 है राजनीति में, लेकिन तब राजनीति का स्तर हमारा छात्र लेवल तक रहता था। एक राष्ट्रीय पार्टी को हमने 2000 में ही पकड़ा है, और इतने लंबे समय में छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे, NSUI में भी रहे, यूथ कांग्रेस में भी रहे, और सरकारों में भी रह करके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर GMBN रह करके, सरकारों की गतिविधियां रह करके। और जैसे डॉक्टर होता है ना कि उसकी डिग्री उसकी योग्यता नहीं होती है, उसकी योग्यता होती है उसकी OPD, कि उसने कितने तरह के पेशेंट देखे हैं। कई तरह के पेशेंटों को जब वो करता है तब जाके उसको एक अनुभव हो पाता है। तो 20-25 साल का एक अनुभव है कि समाज के अंदर, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह की परेशानियां हैं, उनसे कैसे हैंडल किया जाता है, वो अनुभव हमारे पास है। अब जो आप औरों की बात कर रहे हैं, उनका क्या अनुभव है, वो उनके लिए क्या सुटेबल होता है, वो देखना पड़ेगा। देखिए, आदमी की 3 ही योग्यताएं होती है, धन बल, बाहुबल और बुद्धि बल। तो जिसके अंदर धन ज्यादा होगा वो धन बल का प्रयोग करेगा, जिसके अंदर बाहुबल होगा वो बाहुबल का प्रयोग करेगा, जिसके अंदर बुद्धि बल होगा बुद्धि बल का प्रयोग करेगा, जिसके अंदर तीनों होंगे तीनों का प्रयोग करेगा, 2 होंगे 2 का प्रयोग करेगा। तो मुझे लगता है कि सामाजिक सरोकार इतने लंबे समय से राजनीतिक जीवन में जो मेरा रहा है, उस आधार पर हम वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसी आधार पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और लोगों के काम करने की क्षमता हमारे पास है। हम अपनी रमाई वैली को, अपने बड़कोट को एक नया विजन देना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विजन है कि रमाई विश्वविद्यालय बने। एक विश्वविद्यालय हमको मिलना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज हमको मिलना चाहिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमको मिलना चाहिए, एक बड़ा खेल का स्टेडियम जैसा धर्मशाला वगैरह हिमाचल में हमको मिलना चाहिए। सबसे नजदीक का हिमालय हमारे पास है। उत्तराखंड में देहरादून की राजधानी को अगर आप केंद्र मान के चलो, सबसे नजदीक का हिमालय हमारे पास है 135 किलोमीटर पे। इतना नजदीक हिमालय किसी के पास नहीं होगा। हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर सबसे आदर्श स्थिति हमारे पास है। हमारे पास हिम नदियों में और जो वो है सबसे अच्छी स्थिति हमारे पास है। एशिया का सबसे बड़ा रिजर्व देवदार का फॉरेस्ट हमारे पास है। हमारे उत्तरकाशी जनपद में आपको लेक भी मिलेगी, आपको जंगल भी मिलेगा, आपको टूरिज्म भी मिलेगा, और आपको डेजर्ट भी मिलेगा। डेजर्ट भी मिलेगा, लेह लद्दाख जैसे एरिया भी हमारे पास है। तो एक उत्तरकाशी जैसे जनपद के अंदर, जिसके अंदर इतनी सारी क्षमता, इतने सारा पोटेंशियल है, कल्चरली हम कुल्लू मनाली से भी ज़्यादा रिच है। हमारा पूरा सिस्टम वहाँ से मिलता है। तो इस सारे परिवेश के लिए एक विजनरी राजनीतिक चीज़ों की आवश्यकता है, जो सदन पर, पटल पर चीज़ों को उठा सके। आज ग्राम सभा के अंदर अमित भाई, सोलर लाइट लग रही है, नगर पालिका में भी लग रही है, बिल्कुल, रास्ते बन रहे हैं, नगर पालिका में बन रहे हैं, बारात घर गांव में है पर नगर पालिका में बारात घर नहीं है, खेल मैदान गांव में है पर नगर में बारात घर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़कोट एक नगर पालिका क्षेत्र है। एक नगर निकाय के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए, खेल का मैदान हो गया, शौचालय हो गया, लाइब्रेरी हो गई, इंडोर स्टेडियम, आप हिमालय की बात कहाँ करोगे, बड़कोट के अंदर एक इंडोर स्टेडियम नहीं है। तो बहुत सारी मूलभूत चीज़ें हैं जिस तरफ आज तक सोचा ही नहीं गया है, उस तरफ हम लोगों को ले जाना चाहते हैं। बाकी कौन किसको हराने वाला है, जनता है, जनता जिताती है, जनता हराती है। इन मुद्दों के साथ जाने वाले हैं, जो मुद्दों की इन्हीं मुद्दों पे चल रहे हैं। तो ये लगता है आपको कि जन जन तक पहुंचेगा? आपने बोला कल्चरली, और जो अपनी कल्चर से जुड़े हुए लोग रहते हैं, और आपने ही खुद ये दौर बदलता हुआ देखा। आपने कहा कि आज जो दौर बदला है उसमें दारू और तमाम का चलन वो हुआ है। विजय पाल रावत जी तो सामान्य, आपने कहा कि हम वो लोग हैं जो मुद्दों पर राजनीति करेंगे। देखिए, ये सवाल इसलिए मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ कि जब चुनाव में आप जाएंगे ये मुद्दे लेकर, तो स्वीकारता हो पाएगी क्या लोगों पर जो मुद्दों लेके जा रहे हैं? देखिए, सिर्फ मुद्दों पे स्वीकारता नहीं होती है। अगर 20-25 साल के राजनीतिक जीवन में, और उससे पहले भी जो हमारा अपना जीवन है, मैंने और मेरे परिवार ने लोगों के कितने संपर्क में रहे हैं, कितने लोगों के सुख दुख में खड़े हुए हैं, कितने लोगों को जब पॉलिटिकल ताकत की जरूरत होती है, भाई ठीक है, एक आदमी आया मेरे पास कि भाई साहब मुझे मकान बनाना है, मुझे रोड़ा बजरी चाहिए, मैं अगर मेरी क्षमता में नहीं है, मैं धनवान नहीं हूँ, मेरा स्टोन क्रशर नहीं है, मैं उसे कहाँ से दे पाऊंगा रोड़ा बजरी। लेकिन एक व्यक्ति मेरे पास आता है कि भाई मेरे बेटे की इस कागज में त्रुटि हो गई है, जिस वजह से शासन के फलां अधिकारी ने इसका ये गलत कर दिया है, इसको ठीक करना है। उस समय अगर मैं उसका उपाय का समाधान नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। पॉलिटिकल परेशानी को अगर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। किसी को ठेका दिलाना, किसी को धन दिलाना, किसी को रोड़ा बजरी बांटना, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन जिस काम के लिए मुझे जाना जाता है, भाई मैं डॉक्टर हूँ ना, किसी का हाथ पैर कटेगा, बीमार होगा, मेरे पास आएगा, मैं उसे ठीक नहीं कर पाता तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कर पा रहा हूँ तो मैं डॉक्टर हूँ। ठीक उसी तरह से नेता होता है। नेतागिरी से जो जुड़े हुए काम होते हैं
अगर मैं उनको कर पा रहा हूँ, कर पाया हूँ जीवन में, और आगे भी करने की क्षमता रखता हूँ और लगता है लोगों को, तो फिर मैं चुनाव जीतूंगा। और अगर मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पा रहा हूँ और लोगों को लगता है कि नहीं कर पाएगा ये पॉलिटिकल चीज़ें, तो फिर मैं चुनाव हार जाऊँगा। सिंपल सी ये बात होती है। तो नेता बनना ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ओपीडी हमारी बड़ी अच्छी रही है। हम जब सरकार में थे तो हमारा पूरा मतलब जो लोगों के लिए मदद होती थी, जो भी रास्ता, आज भी अगर कोई इस तरह की चीज़ें हो जाए, शासन से जुड़ी हुई चीज़ हो जाए, कई लोग हैं जो जाते हैं विधायक जी के पास, शायद विधायक जी उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते, हम उन चीज़ों का रास्ता निकाल देते हैं, क्योंकि हम शासन में रहे, हमें लोगों का काम करना आता है और हमने किया है। और उसके साथ साथ आपका पर्सनल बिहेव, ये सब काउंट करता है। और राजनीति जब मोहरे बिछ जाते हैं, बिसात बिछ जाती है, फिर एक अलग स्ट्रेटेजी का खेल भी है, एक एनर्जेटिक खेल भी है। उस सब चीज़ों को घालमेल बना करके तब ये राजनीति का खेल खेला जाएगा। मन बना लिया है 100%। और आखिरी में अगर वही रीत अपना ली गई और कांग्रेस का कोई पैराशूट तो नहीं बोलूंगा, वो जो आपने 3 बल कहे ना, उस बल के आधार पर अगर कोई टिकट लिया आता है तो विजयपाल रावत जी कहाँ खड़े मिलेंगे? राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, खींच धनु की डोर, बाकी बाद में सोचेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, है ना। तो वही खेल है। देखिए, इतने साल से किसी राजनीतिक पार्टी में अगर हम हैं और हमारी इतनी कुव्वत नहीं है कि हम अपने आप को अपनी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर स्टैब्लिश नहीं कर पाए, तो हमें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। बस मैं इतनी सी बात कहूँगा। मेरे अपनी पार्टी के नेताओं पे, अपनी पार्टी पर और अपने आप पर पूरा भरोसा है, और इससे बड़ी बात में कोई नहीं मान सकता। एक बैलेंस बात कहते हुए इसे खत्म किया है पूरे साक्षात्कार को। आप समझिएगा कि विजयपाल रावत जी ने अपनी इशारों में पार्टी को भी सारी चीजें बता दी। ये भी बता दिया कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने, बड़ी पार्टियों ने इस प्रदेश का फुटबॉल बनाया है, क्योंकि फुटबॉल कभी इस पाले में रहती है, कभी उस पाले में रहती है। पर ये जरूर है कि बेबाकी से बोले हैं और उसके बाद बैलेंस कर दिया है। तो ये आमना सामने का एक बड़ी अच्छी खूबसूरती भी है कि यहाँ पर आमना सामना जब होता है तो लोग अपने मन की पीड़ा भी बोल पाते हैं। ये जरूर उन्होंने कहा है कि मुझे कांग्रेस पार्टी में हूँ तो मुझे आज़ादी है कि मैं ये बोल पा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जब भाजपा के नेताओं का साक्षात्कार करेंगे वो भी इस बेबाकी से बोल पाएंगे। उम्मीद है कि अगला जो मेहमान होगा वो किसी और राजनीतिक दल से होगा, उसका साक्षात्कार करेंगे, इसी बेबाकी से बोल पाएंगे और ये कह पाएंगे कि हमारी पार्टी हमें आज़ादी देती है। और सबसे पहले पार्टी से ऊपर उठकर हमारा प्रदेश हमारे सामने आता है, उत्तराखंडियत सामने आती है। ऐसे ही ये सफर जारी रहेगा। तब तक ले जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।